चलिए आइएगा, कोशिका विज्ञान देखेंगे, साइटोलॉजी जो हम लोग कर रहे थे, लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो पूरी मोटी वाली जो बुक आती है उसको कर रहे थे, तो इसी में आज हम लोग पढ़ेंगे साइटोलॉजी। इससे पहले 8 हम लोग कर चुके थे, 8 चैप्टर तक। और आप लोगों के लिए बता दूं कि आप लोगों के लिए जितने भी जीके जीएस का हमारा जो क्लास चल रहा था 249 वाली, पहले 400 रुपये प्राइस था, वो 249 ऑफर है। और ये ऑफर भी अब जो है 75 रुपया कर दिया गया है। किस लिए? अमृत महोत्सव के रूप में 75 वर्ष के लिए 75 रुपया कर दिए गए हैं, है ना। तो ये आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। 13 अगस्त से 17 अगस्त तक ये ऑफर है, ठीक ना। इसके बीच आप अधिक जानकारी 7654957719 पर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। ये 17 अगस्त तक ही रहेगा, मात्र 75 रुपये में सभी जीके जीएस के क्लास आपको दिए जाएंगे। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिएगा, आपको ये लाइफ टाइम जीके जीएस का क्लास मिल जाएगा 75 में। जहां ऑफर ख़त्म फिर 250 रुपये आपको देना पड़ जाएगा। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। बाकी आइए चैप्टर पे। चलिए देखिएगा, पहला प्रश्न, सारे लोग आंसर कीजिएगा जल्दी जल्दी। चैप्टर नंबर 9 कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी निकाल लेंगे। जिनके पास पीडीएफ होगा वो पीडीएफ से, जिनके पास बुक होगा वो बुक से, ठीक ना। और आंसर कीजिएगा। जिनके पास बुक नहीं होगा वो कान और ध्यान एक जगह रखिएगा, वो भी ना मन करे तो जाके जलपान कीजिएगा। आइएगा, सबसे पहला प्रश्न है कि सेल नाम जो है किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल रॉबर्ट हुक ने दिया था। दूसरा है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आंसर कीजिए। तो जो है हमारा दूसरा का सही आंसर हो जाएगा, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार के कोशिकाएं विद्यमान होती है। कोशिका के बारे में सही नहीं है। तो सही क्या है? तो कहता है कि कोशिकाओं के आकार और माप जो है विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के आकार बदलते आकार होते हैं और प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। साइटोलॉजी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, जरा ध्यान से याद करते जाइएगा। तीसरा है निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका, ऑप्शन के अनुसार बताइए। हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं सब्जेक्टिव में हम लोग पढ़े हैं माइकोप्लाज्मा जो होती है सबसे छोटी कोशिका होती है। और सब्जेक्टिव का भी जिनका भी वीडियो छूटा होगा वो सब देख लीजिएगा, क्लास जो छूटा है आपका सारा क्लास कराया हुआ है, वीडियो अपलोड भी है। चौथा देखेंगे जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे ने। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हेक्सले का। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, हेक्सले का कथन है। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से जीवद्रव्य बना होता है। कौन सी रचना जंतु कोशिकाओं को वनस्पति कोशिका से विभेदित करता है? सेंट्रियोल। जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग कौन करता है? तो सेंट्रियोल, यानी कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोमियर ये सभी पाया जाता है। सेंट्रियोल जो होता है वो वनस्पति कोशिका से भिन्न है, यानी कि जंतु कोशिका में नहीं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है सबसे बड़ा कोशिकांग है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति कैसा होता है? पारगम्य होता है। कोशिका भित्ति पारगम्य होता है। 11 नंबर है कि निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक कैल्शियम होता है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कौन? कोशिका भित्ति। कोशिका को एक निश्चित रूप देगा कोशिका भित्ति। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? पादप कोशिका में कौन पाया जाएगा? 1 मिनट, 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाएगा? ये इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी होगा। कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं ये सभी जो है पादप कोशिका में पाया जाएगा। 14 नंबर है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? कौन बताएंगे? अल्टमैन ने किया। कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को।
राइबोसोम को किस नाम से जाना जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन संश्लेषण करता है। 16 नंबर देखेंगे, कहता है यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन क्या कहलाता है? क्रिस्टी कहलाता है। ये बढ़िया प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन क्रिस्टी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया जो है जीवाणु में अनुपस्थित होता है। ठीक है, आगे आइए। अगला है 19 नंबर की माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है? आंतरिक झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो आंतरिक झिल्ली में। निम्नलिखित में से किस कोशिकांगक में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? कौन सा? प्रोटीन संश्लेषण जो है राइबोसोम की अनुपस्थिति है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है, ठीक ना। तो राइबोसोम की अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण जो है वो नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम करता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? अंतःप्रद्रवीय जालिका कहलाता है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? राइबोसोम। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल माइटोकॉन्ड्रिया। आवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा? जड़ों की कोशिका में पाया जाएगा। ठीक है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है कौन? क्रोमोप्लास्ट करेगा। हाँ, याद रखिएगा, ये सब आकर्षक रंग जो है फूल और बीज क्रोमोप्लास्ट के कारण, वर्णी लवक इसको बोलते हैं। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करेगा कौन? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, एक मिनट। हाँ, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। कोशिका, हाँ, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीवद्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाएगा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जो कि जीवद्रव को घुला देता, नष्ट कर देता, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा? जल है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहक कार्य की तरह कार्य करता है? लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति। पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाएगा पादप कोशिका भित्ति। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? स्रावी करना। गोल्जी काय का मुख्य कार्य है स्रावित करना, श्रवण करना। कोशिका का रसोई घर किसको कहेंगे? क्रोमोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर जो कहेंगे, और क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को। हाँ, आगे आइए। 36 नंबर है कि निम्न में से कौन सा कार्य चिकने अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा संपन्न होता है? नहीं होता है। प्रोटीन का संश्लेषण जो है वह अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता। हाँ, फिर है कि कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? जंतु कोशिका में नहीं उपस्थित होता है। लवक यानी कि प्लास्टिड। जंतु कोशिका में कौन नहीं रहता है? प्लास्टिड नहीं रहता है। हाँ, चलिए ठीक है, आगे। अगला है कि लाइसोसोम कार्य करते हैं। अंतःकोशिका पाचन। हाँ, तो अंतःकोशिकीय पाचन में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रतिपादित किया?
वाटसन एवं क्रिक ने। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है किसके द्वारा? केंद्रक द्वारा। केंद्रक द्वारा। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां केंद्रक द्वारा होता है, न्यूक्लियस द्वारा, सही। हाँ, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम शब्द प्रदान किया किसने? क्रोमोसोम किसने दिया था? बाल्डेयर ने दिया था। अंतःप्रद्रव्य जालक या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने किया है? पोर्टर ने। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर ने। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है जीवाणुओं में। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं किसमें? ओफियोग्लोसम में। ठीक है, ओफियोग्लोसम में। चलिए आगे कहाँ गया? 46 नंबर। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्ध पारगम्य है? कौन सा? कोशिका झिल्ली जो है वो अर्ध पारगम्य होता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? लाइसोसोम किससे बनेगा? गोल्जी का, इस ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक जीवों में नाभिकीय क्षेत्र एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है। इस अपरिभाषित अनिश्चित नाभिकीय क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे हम केंद्रक काभ कहते हैं, केंद्रक काभ। एक कोशिकीय जीवों की स्थिति में अतिरिक्त अधिक जल और अपशिष्टों को निष्कासित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग की एक भूमिका निभा सकता है? धानी। एक कोशिकीय जीवों की स्थिति में अतिरिक्त जल और अपशिष्टों को निष्कासित करने में धानी काम करता है। 52 नंबर और आखिरी है इस चैप्टर का कि कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं? एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। तो हाँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 9 साइटोलॉजी, जो कि 52 क्वेश्चन था, समाप्त हुआ। अगला है हमारा पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। इसको भी कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक ना। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट लगेगा। चलिए आइएगा, देखिएगा इकोलॉजी का पहला प्रश्न। इकोलॉजी में कुछ क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है, ठीक ना। रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है, वो सब ध्यान रखिएगा। चलिए, सबसे पहला प्रश्न कहता है कि पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, रीटर को। पारिस्थितिकी बोलेगा तो रीटर, है ना। चलिए, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो ये हो जाएगा जीव और वातावरण। पारिस्थितिकी जो है वो समन्वय करता है जीव और वातावरण के बीच। स्वपारिस्थितिकी ऑटो इकोलॉजी का अभिप्राय क्या है? व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिक अध्ययन कहलाता है ऑटो इकोलॉजी, स्वपारिस्थितिकी। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? इकोसिस्टम कौन देगा? बताए थे, टॉन्सले ने। पारिस्थितिक तंत्र बोलेगा इकोसिस्टम तो टॉन्सले। अगला पांचवा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? पारितंत्र शब्द का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा? जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, पर्यावरण में रहते हैं, पारितंत्र कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से? जैविक और अजैविक। पढ़े थे सब्जेक्टिव में, बताए थे ना, जिसमें उत्पादक उपभोक्ता अपघटक वाला जैविक में, वही है। आगे 7 नंबर है कि निम्न में से कौन पारितंत्र का अजीवीय घटक है? अजीवीय या अजैवीय? जल। हाँ, 8वां कहता है किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? ऊर्जा का प्रवाह, उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। 9 नंबर, खाद्य श्रृंखला फूड चेन बनती है किससे? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक से। 10 नंबर है किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं?
शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा? शाकाहारी। दूसरा कौन होगा? मांसाहारी। मानव किस में आता है? मानव किस में आता है, पहला या दूसरा? दोनों में आता है, ठीक है। आगे 11 नंबर है कि किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है, उत्पादक का कार्य क्या होता है? सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक तथा मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश। आगे 13 नंबर है कि किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है किसका? प्राथमिक उत्पादक का। जल वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव यानी कि कटाव होता है, कहलाता है क्या? अपर्दन। मृदा अपरदन रोका जा सकता है किसके द्वारा? वनों को उगाने द्वारा। हाँ, बाढ़ को रोका जा सकता है नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके। हाँ, 17 नंबर है मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन डेल्टा। 18 नंबर है मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है राइजोफोरा। राइजोफोरा। समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है लवणोद्भिद वनस्पति। समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है लवणोद्भिद वनस्पति। न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए रंध्र किसके के प्रमुख लक्षण हैं? शुष्कोद्भिद। न्यूनीकृत पत्ती और धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण है? तो शुष्कोद्भिद। 21 नंबर है कि मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि? मरुद्भिद में लंबा जड़ क्यों होता है? क्योंकि ये गहरे जल स्तर से जल अवशोषित करने जड़ें गहराई में चली जाती है। यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु भी मर जाएगा? कौन नहीं जानता है? ऑक्सीजन। हाँ, अधिपादप यानी कि एपीफाइट वैसे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा पूरे वर्ष होता है। हाँ, मिर्मेकोफिली। बढ़िया प्रश्न है ये, देखिएगा। मिर्मेकोफिली एक लाभदायक संयोजन होता है कुछ पुष्पी पादपों का क्या है? चींटियों के बीच का है। मिर्मेकोफिली चींटियों के बीच का संयोजन है। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र? सागर, महासागर, जो भी कहिए। हाँ, मृदापर्दन रोका जा सकता है। मृदापर्दन किससे रोका जाएगा? वनारोपण द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाएंगे तब क्या कहलाएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होगा? सूर्य से प्राप्त होता है। आगे आइए। सबके नींद आ रहा है का जी? सुस्ता आई लगे सब। आइए मैया, ऐसे सुस्ते बहुत कैसे होते? चलिए 30 नंबर पे आइए। क्या कहता है? कहता है हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट किसको कहेंगे? एक जलीय पौधे को। 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? करील। कौन सा पौधा मरुद्भिद है? तो करील, ऑप्शन नंबर सी। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है कौन सा अजैव अवयव? वायु। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। क्वेश्चन नहीं है आप लोग में। 33 नंबर देखिए, हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है किससे? ये तो सबको पता होगा, बताइए जल्दी। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। आगे देखेंगे 34 नंबर, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण होता है कौन है? तो ये हो जाएगा हमारा हरे पौधे। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो ये हो जाएगा हमारा 33.3%। मैनग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है मैनग्रोव के लिए? तो ये हो जाएगा दक्षिण 24 परगना का सजने खाली जंगल। मतलब ये 24 परगना जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, इसलिए वो डायरेक्ट इतना दे दिया है। ठीक है, आगे एपीफाइट जो है बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं। कहाँ?
यांत्रिक मदद हेतु एपीफाइट निर्भर होता है। पादपाले फाइट्रोन एक सुविधा है जिससे क्या होता है, नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। 39 है कि निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है, कार्बनिक कृषि, ठीक है। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं, क्यों? मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहता है ठीक है। 41 नंबर है कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं क्या, जीरोफाइट कहलाएगा। हाँ, पारिस्थितिक नीके की संकल्पना को प्रतिपादित किया है किसने, ग्रीननेल्स ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र है, महासागर। 44वां है, निम्नलिखित में से कौन से 3 आर पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं, कम करना, पुनः प्रयोग करना और पुनः चक्रित करना, ठीक है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल ऐसा होता है, तो ये हो जाएगा कम करना, पुनः प्रयोग करना और पुनः चक्रित करना, ऑप्शन नंबर ए। आइए 50 और बचा। सामाजिक वानिकी क्या है, सामाजिक वानिकी क्या है, तो सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उनकी व्यवस्था करना सामाजिक वानिकी कहलाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था कहाँ पर, रियो डी जेनेरियो में। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है, लखनऊ। हाँ, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन याद रखिएगा। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान लखनऊ। भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा, जलमंडल, जलमंडल। फिर है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, धान का खेत, ये अक्सर पूछा जाता है। वन, झील, घास, ये क्या मैदान, ये सभी प्राकृतिक है। धान का खेत जो है कृत्रिम है। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया, अभी हम लोग पढ़े थे ज्योग्राफी में, संकटापन पादप और जीव जंतु को। अगला 52 नंबर, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो क्या होता है, संकटापन होता, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है, प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है, पारिस्थितिक असंतुलन का, वनोन्मूलन, ऑप्शन नंबर ए। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक कौन सा है, प्राकृतिक संतुलन कौन तय करेगा, मानव गतिविधियाँ, ठीक है। और निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है, वैश्विक विरासत का वन, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है, फाइकोसाइनिन। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है फाइकोसाइनिन कहलाता है। बढ़िया प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है, गेंडा के लिए, एक सींग वाला गेंडा के लिए। काजीरंगा कहाँ है, असम, असम में ना, गुजरात में गिर है। आगे 61 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था, वन कटाई से है, सुंदरलाल बहुगुणा। हाँ, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, इको मार्क किसको दिया जाएगा, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण। 64 नंबर है, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं सिवाय किसके, ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है,
जल हायासिंथ, जल हायासिंथ जो है सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है, जलीय पौधा है। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटने से। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण। देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। 68 नंबर है कि जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संचारण को क्या कहते हैं? स्वास्थाने, इन सीटू कहते हैं। इन सीटू एक्स सीटू के नाम से जाना जाता है इन सभी को। हाँ, तो इन सीटू है। आगे 69, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है मृदा अपरदन। वनोन्मूलन का सबसे खतरनाक प्रभाव मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं क्या? उत्पादक होते हैं। 71 नंबर है पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन नीरी, NEERI नीरी बोलते हैं। इसका मुख्यालय नागपुर में मिलेगा। आगे 72 नंबर है मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव है? ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव। मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। ठीक है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा? विद्युत उत्पादन का जल विद्युत, हाइड्रो पावर। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है कौन सा? प्राकृतिक संसाधन। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन कहलाता। चलिए एक पौवा और मारिएगा तो पार हो जाएगा। 20 क्वेश्चन और बचा है। एक पौवा में काम चल जाएगा ना? हैं? यस सर। चलिए 76 नंबर आइए। कहाँ क्या कहता है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। हाँ, इकोसिस्टम फुट प्रिंट बोलते हैं इसको। आगे है निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? प्रवाल विरंजन का सागरीय जल के सामान्य ताप में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी। आगे 78 नंबर कहता है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्ति कारक हो? ओजोन रिक्ति कारक कौन सा है? ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो इसका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलांस और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 तीनों ओजोन रिक्ति कारक है हैलांस, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 79 नंबर है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं? कौन सा? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। 1 और 3 ऑप्शन नंबर, 1 मिनट कहाँ गए जी? हाँ 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाएंगे, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। आगे 80 नंबर कहता है इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? उत्पादन जो है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होता है इकोसिस्टम में। 81 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? जैविक सूचक लाइकेन। ऑप्शन नंबर ए। खाद्य श्रृंखला है। क्या है खाद्य श्रृंखला? एक जीव से दूसरे जीव का खाद्य और इस प्रकार ऊर्जा का कारण। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है तो हो जाएगा जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ये बढ़िया पॉइंट है, याद रखिएगा। ऐसे ही आपको डायरेक्ट ही पूछ देगा कि जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशीय, द्विदिशीय, चक्रीय, ऐसा। ठीक ना, तो याद रखेंगे एक दिशीय। 84 नंबर है निम्नलिखित में से कौन हरित गैस नहीं है? नहीं है जो बताना। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है हरित गैस नहीं है। आगे कुछ और बचा है, किधर गए? 85 निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? फिर से गलत बताना है।
तो इसका सही हो जाएगा, यह एक बंद तंत्र होता है, ये गलत है। पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो खुला होता है, ठीक ना, ओपन ही सिस्टम होता है। बाकी सही क्या क्या है, तो यह जैविक और अजैविक दोनों संघटक होते हैं, अपनी स्वयं की उत्पादकता करता है और प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। आगे देखेंगे 86, खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव क्या होता है, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों होता है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, ऑप्शन के अनुसार बताइएगा। घास, बकरी और मानव। हाँ, 88 नंबर है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, बेंगलुरु। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस प्रथम बार कब मनाया गया था, 1974 में। हाँ, 73 में घोषणा होता है, 74 में मनाया जाता है। 91 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह आहार श्रृंखला बनाता है, घास, बकरी और मानव। 92 नंबर है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है कैसा, हमेशा सीधा होता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है कौन, सौर ऊर्जा। पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल जो है सौर ऊर्जा होता है। पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किसके द्वारा, बेनेट के द्वारा। बेनेट के द्वारा पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग बेनेट के द्वारा। 95 नंबर है कि एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है, पोषक तत्व का गुजरना जो कहलाएगा वो कहलाएगा जैव भू रसायन चक्रण। फिर से सुनिएगा, एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर जब पोषक तत्व गुजरता है तो उसे हम जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। और आइए आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापमान वृद्धि का प्रभाव है, सही उत्तर चुनना है। तो इसमें जो है आपका वैश्विक तापमान वृद्धि का प्रभाव ऑप्शन के अनुसार समुद्र जल तल बढ़ जाएगा, हिम नदी पिघल जाएगा, बीमारी फैलना शुरू हो जाएगा और प्रवाल भित्ति का विरंजन यानी कि कटाव होना शुरू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था हमारा साइटोलॉजी का और उसके साथ साथ इकोलॉजी का 2 चैप्टर हम लोगों का हो गया समाप्त, है ना। बाकी अगला क्लास हम लोग अगले वीडियो में करेंगे पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण से 11वां नंबर पॉइंट। तो मिलते हैं फ्रेंड आपके अगले वीडियो में 11 नंबर चैप्टर के साथ। पीछे के 9 चैप्टर भी आप लोग का कंप्लीट हो गया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो सब भी देखा कीजिए। साथ ही साथ लूसेंट का ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी चल रहा है जिसमें ज्योग्राफी ख़त्म हो गया और इंडियन ज्योग्राफी और बायोलॉजी भी कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। बाकी आप लोगों के लिए फिर से बता दें कि हमारे सभी कोर्सेज जो 400 का था वो 249 रुपये ऑफ़र चल रहा था, मगर उससे भी घटा करके अभी ऑफ़र में मात्र 75 रुपया आज़ादी के अमृत महोत्सव पे शुरू किया गया था, जो कि 13 से 17 अगस्त तक ये वैलिड है ना। 2 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है 17 अगस्त तक के लिए। तो जिनका भी अभी कोई भी कोर्स आप परचेज करेंगे तो आपको 75 रुपये में वो लाइफ टाइम आपको मिल जाएगा। और उसके लिए अधिक जानकारी आपको इस नंबर पे लेना है 7654957719। जितना जल्द हो सके ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो फिर से आपको 250 रुपये देना पड़ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे और अभी के लिए जय हिंद।